हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 19, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन का। हमारा चल रहा था लास्ट पार्ट है ये ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। हमने देखा किस तरह से ग्लाइकोलिसिस हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हमने पढ़ा क्रेब्स लिंक रिएक्शन, जो कि लिंक कर रहा था ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल के साथ। उसके बाद हमने क्रेब्स साइकिल को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा, और उसके बाद क्रेब्स साइकिल के बाद जाती है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारा रेस्पिरेशन होता है, और उसके बाद फाइनल हमारा एटीपी प्रोडक्शन होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन लास्ट पार्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन में, जो दो स्टेप से कंप्लीट होता है। एक स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और दूसरा स्टेप होता है केमियोस्मोसिस। तो दोनों स्टेप को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक ओवरव्यू हो जाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और जो भी ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कंप्लीटली यहीं पे होता है। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है ना। तो क्यों कहा जाता है आज हम देखेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा है। तो पहले देखिए, ये वाला जो चीज है ये आउटर सरफेस आउटर मेम्ब्रेन है, और जो एक स्मूथ अनपरमिएबल होता है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इसके थ्रू जाना आना यहाँ पे लगा रहता है। और ये एक बैरियर की तरफ से काम करता है, जो कि सेल की डिफरेंट कंटेंट से माइटोकॉन्ड्रिया को अलग करता है। ठीक है, और ये अलाउ करता है पैसेज ऑफ आयंस, न्यूट्रिएंट्स एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द ऑर्गेनेल बाय प्रोटीन चैनल। और ये जो बाहर की जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं या फिर साइटोप्लाज्म होती है, वहाँ से जो भी आयंस, न्यूट्रिएंट्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल प्रोटीन चैनल्स होते हैं, उसके थ्रू से ये पैसेज में इसके अंदर जाते आते रहते हैं। तो ये हो गया आउटर सरफेस। इनर मेम्ब्रेन, तो ये हो गया आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है, ये हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं, और इसे फोल्डेड स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्रिस्टे। इसके बारे में तो आपने पढ़ा होगा जब सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े होंगे। तो ये जो क्रिस्टे होते हैं, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, और यहाँ पे इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट चेन और जो प्रोटीन्स की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, एटीपी सिंथेसिस होते हैं, वो सारी चीज़ें, एंजाइम्स वगैरह, वो सारे कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे एम्बेडेड होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एक क्रिस्टे के माध्यम से। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के एबिलिटी को मैक्सिमाइज करती है एटीपी को जनरेट करने के लिए। तो क्रिस्टे का ये काम हो गया, जो कि ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है। लेकिन ये जो मेम्ब्रेन है, इसको इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ये इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एटीपी सिंथेसिस, ये हर एक चीज इसमें एम्बेडेड होकर रहते हैं कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे एटीपी सिंथेस भी रहता है, जो कि एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, जहाँ से जो एनर्जी प्रोटॉन से प्रोड्यूस करती है लेके एटीपी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन का काम, जहाँ पे हम पढ़ेंगे मैक्सिमम हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड केमियोस्मोसिस होता है। और एटीपी सिंथेस स्ट्रक्चर ये वाला आप देख सकते हो, ये जो स्ट्रक्चर है गोल गोल की तरह हुआ है, इसका थोड़ा इनर मेम्ब्रेन में रहता है, बाकी का थोड़ा ऑर्गन मैट्रिक्स में होता है। मैट्रिक्स मतलब ये जो इनर स्ट्रक्चर होती है, जहाँ पे हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में। जो एटीपी सिंथेज होती है, ये कम्प्लेक्स एंजाइम होती है, जो कि इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसका यही फंक्शन है, प्राइमरी रोल ये है कि ये एटीपी सिंथेसिस करती है बाय यूजिंग द फ्लो ऑफ H+ आयन थ्रू इट, ड्रिवन बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जनरेटेड इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के माध्यम से जो भी इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होती है, उसके माध्यम से एटीपी सिंथेज जो एंजाइम है, जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर के साथ एटीपी जनरेट होती है। तो कैसे होते हैं उसके बारे में भी हम डिटेल्स में आगे बढ़ेंगे। और ये भीतर वाला एरिया हो गया मैट्रिक्स। ठीक है, भीतर वाला एरिया जहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, राइबोसोम, ये सारी चीजें मिलती है आपको देखने को। और ये एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, मतलब यहाँ पे क्रेब्स साइकिल होती है, विच ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की जो भी प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे ब्रेकडाउन होती है और जनरेट करती है NADH एंड FADH2 और स्मॉल अमाउंट ऑफ ATP। और इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, राइबोसोम, ये सारी चीज़ों को भी देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर। हालांकि हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, जितना हमें ज़रूरत है उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है,
तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। देखिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन 2 स्टेप में डिवाइड होती है। पहला जैसे कि हमने पढ़ा पहले स्लाइड से, फर्स्ट हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड सेकेंड एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है केमियोस्मोसिस। ठीक है, तो ये देखिए एक डायग्राम है जहाँ पे हमने पढ़ा कि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हुआ, तो उसके बाद एक लिंक रिएक्शन हुआ जिसमें लिंक ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल के साथ लिंक किया गया। ठीक है, जो क्रेब्स साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया जाने तक एक लिंक रिएक्शन होती है। तो उसके बाद ये क्रेब्स साइकिल में जो जाती है, क्रेब्स साइकिल में जाने के बाद प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो भी प्रोडक्ट होता है, तो उसके बाद क्रेब्स साइकिल की जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो एंटर करती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो देखिए हम जो भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनहेल करते हैं, जो भी ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, वो यूटिलाइज होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में। तो अब तक आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए, जो ग्लाइकोलिसिस होता है या फिर क्रेब्स साइकिल होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई रोल नहीं होती। जो भी रोल होती है फाइनल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड केमियोस्मोसिस में होती है, जो कि फाइनल स्टेज होती है सेलुलर रेस्पिरेशन की। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन 2 स्टेप में हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड केमियोस्मोसिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोटीन्स बाउंड टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो देखिए ये हो गया आपका आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये आपका हो गया ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, जो दो मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस होती है, और जो इन ये वाला स्पेस है वो ये होता है इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो जो भी प्रोटीन, जो भी एंजाइम्स वगैरह जहाँ जो भी प्रेजेंट होता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये प्रोटीन क्या करते हैं, ऑर्गेनिक इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से होते हैं प्रोटीन्स, व्हिच इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू ए सीरीज ऑफ रिडक्ट रिएक्शन। और इसमें जो भी प्रोटीन्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बाउंड होते हैं, इसके थ्रू से मैट्रिक्स से प्रोटॉन क्या करते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स जो भी एक सीरीज ऑफ रिडक्स रिएक्शन में इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ जाते हैं। और ये रिडक्स रिएक्शन के दौरान जो भी यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, ठीक है, रिलीज होती है एनर्जी। तो जो भी एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम प्रोटॉन ग्रेडिएंट व्हिच इज यूज्ड इन केमियोस्मोसिस, जो भी यहाँ पे रिलीज होती है वो सेकेंड स्टेप जो केमियोस्मोसिस हो गया यहाँ पे एंटर करती है, और एटीपी सिंथेटेज जो प्रोटीन है उसके माध्यम से, और उसके बाद एटीपी रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, बोथ सेलुलर रेस्पिरेशन में एंड इन क्लोरोप्लास्ट में होती है फोटोसिंथेसिस में। तो फोटोसिंथेसिस जब मैं पढ़ाई थी वहाँ पे भी आप लोगों को ये बात बताई थी। तो ईटीसी जो होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो क्लोरोप्लास्ट में होती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, बट इन सेलुलर रेस्पिरेशन इट ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो रेस्पिरेशन में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, क्रेब्स साइकिल में जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आता है उसमें ब्रेकडाउन होके जो भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो एंटर करती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और इसके बाद एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन फोटोसिंथेसिस में कुछ अलग होती है, ये जो इलेक्ट्रॉन एंटर करती है एटीसी में वो एक्साइटेड होके लाइट एनर्जी से वो एंटर करती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और उसके बाद जो भी एनर्जी रिलीज होती है इट गेट यूटिलाइज्ड एंड यूज्ड टू बिल्ड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो दो तरह से होती है, लेकिन दोनों का काम डिफरेंट होती है। रेस्पिरेशन में वो अलग काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस में अलग काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन्स जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पर्टिकुलरली जो प्रोटीन्स होते हैं वो होते हैं एफएमएन, जिसको फ्लावोप्रोटीन बोलते हैं, एफईएस जो कि एक आयरन सल्फर बाउंड प्रोटीन होते हैं, यूबिक्विनन ये भी एक प्रोटीन है, साइटोक्रोम सी, बी, ए एंड ए3 ये भी बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं साइटोक्रोम। ये सब 4 कॉम्प्लेक्सेस में अरेंज्ड होकर रहते हैं, मतलब ये एक दूसरे के साथ बंधा होकर कॉम्प्लेक्स बनाकर रहते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट चेन बनाने के लिए। तो जो कॉम्प्लेक्स, ये देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स हो गया प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये एक कॉम्प्लेक्स हो गया, फिर ये एक कॉम्प्लेक्स, और ये एक कॉम्प्लेक्स, और ये तो सिंगल रह गया। तो जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो बनता है एफएमएन एंड एफईएस प्रोटीन से। कॉम्प्लेक्स 2 में सिर्फ एफईएस प्रोटीन रहती है। कॉम्प्लेक्स 3 में आपका आ गया साइटोक्रोम बी, एफईएस आयरन सल्फर प्रोटीन, साइटोक्रोम C1। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स बी में आपका आ गया, कॉम्प्लेक्स 4 में आपका आ गया साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम ए3। ये सारे एक दूसरे के साथ बंधा हुआ रहते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन को वो इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंप्राइजेस 4 कॉम्प्लेक्स, 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स
मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ये हो गया 4 कॉम्प्लेक्स, उसके साथ 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो कि ये हो गया यूबिक्विनन, ठीक है, ये कोएंजाइम है, ये प्रोटीन नहीं है, कोएंजाइम है, एंड साइटोक्रोम सी, ठीक है। तो ये दोनों हो गए मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर एंड सम कपलिंग फैक्टर कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं एटीपीएच। इसके बाद कॉम्प्लेक्स 4 के बाद ये आएगा, एटीपीएच का रोल आएगा और ये एक कपलिंग फैक्टर होती है। तो इससे मतलब इससे इन्वॉल्व मतलब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये सबको मिलाकर होती है। तो यहाँ पे क्या होती है, फ्लावोप्रोटीन जो कि एफएमएन है एंड एफएडी, ये दोनों हाइड्रोजन कैरियर्स होते हैं, ठीक है। एफएडी हमने पढ़ा था क्रेब साइकिल में प्रोड्यूस होता था, ठीक है, ये निकलता था एफएडी। तो ये दोनों जो प्रोटीन है एफएमएन एंड एफएडी, ये हाइड्रोजन कैरियर होते हैं, जहाँ की सीओक्यू जो कि यूबिक्विनन है एंड साइटोक्रोम्स, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये हाइड्रोजन कैरियर, एफएमएन और एफएडी हाइड्रोजन कैरियर होते हैं, व्हाइल साइटोक्रोम एंड यूबिक्विनन ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव एंड हाइड्रोजन प्रोटॉन होते हैं। कॉम्प्लेक्सेस आर लोकेटेड इन द बेस ऑफ द स्टॉक्ड पार्टिकल्स इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। हमने पढ़ा कि ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, और जो भी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। As the electron travel through the chain, they go from a higher to a lower energy level. जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं इस चेन के माध्यम से, मतलब ये जो चेन को तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होती है, एक कॉम्प्लेक्स से दो कॉम्प्लेक्स, दो एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल, तो ये ट्रांसफर होते होते चलते हैं। तो जब ये ट्रांसफर होते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, तो ये हायर टू लोअर एनर्जी लेवल को जाते हैं। हमेशा जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी को ट्रांसफर होती है, लोअर से हायर एनर्जी को कभी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होते। तो क्या करते हैं, मूविंग फ्रॉम लेस इलेक्ट्रॉन हंग्री टू मोर इलेक्ट्रॉन हंग्री मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस डाउनहिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स एंड सेवरल ऑफ द प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस यूज द रिलीज्ड एनर्जी टू पंप प्रोटॉन्स फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो क्या होते हैं, ये जो एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन जब एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल ट्रैवल करते हैं, एक प्रोटीन से दूसरा प्रोटीन तक ट्रैवल करते हैं, तो इसी दौरान क्या होते हैं, जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 हो गया, कॉम्प्लेक्स 2 हो गया, ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होती है इसी दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इसी एनर्जी को ये कॉम्प्लेक्सेस यूज कर लेते हैं, और यूज करके मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल में, एक्चुअली क्रेब साइकिल के दौरान मैट्रिक्स में बहुत सारे प्रोटॉन जनरेट हो जाते हैं, H+ आयन जो कि प्रोटॉन है ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इस प्रोटॉन को ये क्या करते हैं, मैट्रिक्स से पंप करके आउटर मतलब जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, मान के चलिए ये हो गया मैट्रिक्स, ठीक है, ये हो गया इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन एंड ये हो गया आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ये मैट्रिक्स से हाइड्रोजन को से पुश करते हैं प्रोटॉन को इस स्पेसेस में, जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है वहां पे पुश करते हैं, और ये पुश होते दौरान यहाँ पे एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होती है। मतलब यहाँ पे प्रोटॉन, जो बहुत सारे प्रोटॉन्स थे, इसके कंसंट्रेशन यहाँ पे कम हो जाते हैं और यहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। समझ में आ गया? दिस ग्रेडियंट इंक्रीजेस द एसिडिटी इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, मतलब यहाँ पे एसिडिटी ज़्यादा हो गया, तो जो कि एक इलेक्ट्रिकल डिफरेंस क्रिएट करती है विथ ए पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड एंड नेगेटिव चार्ज इनसाइड। तो हम आगे डायग्राम के माध्यम से देखेंगे, बट अब कंसेप्ट समझ लीजिए। तो इसमें क्या होती है, मान के चलिए ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, ये इनर 1 मिनट थोड़ा, हाँ 1 मिनट, मैं एक और एक बेहतरीन डायग्राम के साथ समझाती हूँ, बड़ा सा डायग्राम के साथ। ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया मैट्रिक्स, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो और इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज निकल के यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। तो अब क्या होगा, all of the electrons that enter the transport chain come from NADH and FADH2 molecule। जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो भी इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं, ये सारे आते हैं NADH एंड FADH2 मॉलिक्यूल, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में हम ग्लाइकोलिसिस से निकलते थे, पायरुवेट ऑक्सीडेशन से निकलते थे एंड साइट्रिक एसिड साइकिल से जो भी निकलते थे, ठीक है। इसी से ही हाइड्रोजन आयन एंड इलेक्ट्रॉन
ये दोनों आते हैं। NADH इज ए गुड एट डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन रिडक्स रिएक्शन, ठीक है। इसी वजह से इट्स इलेक्ट्रॉन्स आर एट हाई एनर्जी लेवल, NADH के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाई एनर्जी लेवल होते हैं, इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं टू कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है, एंड टर्निंग बैक इनटू NAD+। ये जब H+ दे देते हैं तो ये हो जाते हैं NAD+। आज इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू कॉम्प्लेक्स 1 in a series of redox reaction, energy is released and the complex uses this energy to form protons from matrix into the intermembrane space। तो इसी दौरान ये जब NADH जब निकल कर इलेक्ट्रॉन दे देता है, NAD+ हो जाता है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी क्या करते हैं, मैट्रिक्स में जो H+ आयन होते हैं उनको पंप करते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाने के लिए। तो इसी दौरान 4 H+ जो आयन होते हैं वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं। लेकिन वाइल FADH2 ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में इतना गुड नहीं है एज कंपैरिजन टू NADH, ठीक है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही लोअर एनर्जी लेवल में होते हैं, इसी वजह से ये ट्रांसफर नहीं करते इलेक्ट्रॉन्स टू कॉम्प्लेक्स 1। ये इट फीड्स देम इनटू द ट्रांसपोर्ट चेन थ्रू कॉम्प्लेक्स 2। ये कॉम्प्लेक्स 1 में ना जाकर कॉम्प्लेक्स 2 के थ्रू जाते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स 2 ये एनर्जी को यूज करके प्रोटॉन पंप नहीं कर पाता, क्योंकि इसकी जो एनर्जी लेवल होती है बहुत कम होते हैं, ये प्रोटॉन पंप करने के लिए इतना सफिशिएंट नहीं होते। बिकॉज ऑफ दिस बाईपास ईच FADH2 मॉलिक्यूल कॉजेस फ्यूअर प्रोटॉन्स टू बी पम्प्ड एंड कंट्रीब्यूट्स लेस टू द प्रोटॉन ग्रेडियंट दैन NADH। इसी वजह से FADH2 प्रोटॉन ग्रेडियंट में ज्यादा उसकी कंट्रीब्यूशन नहीं रहता एज कम्पेयर टू NADH। समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं। अब देखेंगे कंपोनेंट, जो भी हम कंपोनेंट्स पढ़ाए थे, कॉम्प्लेक्सेस, डिफरेंट सारे कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4, इसके बारे में पढ़ेंगे और साथ में उसके स्टेप्स को कंपोनेंट्स के साथ अलाइन करते हुए पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो पहला पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स 1, जिसको बोलते हैं, इसका अलग नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ये एक मेटालोफ्लावोप्रोटीन है। ओके, समझ में आ गया? तो यहाँ पे डायग्राम है, डायग्राम के साथ देखते चलिए। NADH ट्रांसफर्स इस इलेक्ट्रॉन्स टू कॉम्प्लेक्स 1 नोन एज यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है। तो ये क्या करता है, NADH से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है, और जो ट्रांसफर होता है इसको यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आगे वो कहेंगे। कॉम्प्लेक्स 1 इज क्वाइट लार्ज है and part of it that receives the electron is a flavoprotein, meaning a protein with an attached organic molecule called flavin mononucleotide। ये जो इलेक्ट्रॉन देता है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। NADH डिवाइड हो जाती है, मतलब यहाँ से H+ निकल जाता है, NAD+ हो जाती है एंड H+ हो जाती है, और ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ ये इलेक्ट्रॉन पास करता है FMN को, जो कि एक फ्लावोप्रोटीन है। तो जो FMN होता है वो अपने पास इलेक्ट्रॉन नहीं रख पाता, ये सारे अनस्टेबल होते हैं, अपने पास कुछ भी नहीं रखते। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करते हैं, फिर एक बाईपास करते हैं, मतलब ट्रांसफर करते हैं 8 फेरस सल्फर प्रोटीन को। FMN एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, एक एंड ए नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये एक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ टाइटली बाउंड होकर रहता है एंड रिक्वायर्ड फॉर इस एक्टिविटी एंड इट्स FMN दैट एक्चुअली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फॉर NADH। तो NADH से इलेक्ट्रॉन एक्चुअली FMN एक्सेप्ट करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पास करता है FES को। तो FES इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं रखता, फिर इसको वो बाईपास कर देता है, जो कि चला जाता है इस इलेक्ट्रॉन क्विनोन के पास, यूबिक्विनोन के पास, ठीक है। तो इसी दौरान क्या होता है, यहां से इस जो एनर्जी रिलीज होती है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते होते जो भी एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी को इस कॉम्प्लेक्स 1 यूटिलाइज करता है। यूटिलाइज करके मैट्रिक्स में बहुत सारे H+ आयन पड़े होते हैं और ये H+ आयन को लेकर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में छोड़ता है, और एक बार इस इलेक्ट्रॉन एक साइकिल में 4 H+ आयन वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में छोड़ता है, ठीक है। ये हो गया कॉम्प्लेक्स N का काम। नेक्स्ट चलते हैं कॉम्प्लेक्स 2। नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 2, इसका अदर नेम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। व्हेन सक्सिनेट ऑक्सीडाइज टू फ्यूमारेट, क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, सक्सिनेट फ्यूमारेट को ऑक्सीडाइज होता है विद द हेल्प ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि टीसर साइकिल में इस एंजाइम के थ्रू
ऑक्सीडाइज होते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड होते हैं बाय एफएडी टू बिकम FADS2। यहाँ से ही FADS2 निकलता है। तो इसी वजह से कॉम्प्लेक्स 2 में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज यूज, इसी वजह से इसको सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। और ये जो एंजाइम इसको ग्रेविट करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं, वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके सक्सिनेट एक्ट एज ए सेकेंड एंट्री पॉइंट टू द ETC। ठीक है, तो इसी वजह से FADS2 सेकेंड कॉम्प्लेक्स पॉइंट से एंट्री करता है इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो FADS2 यहाँ पे हो जाता है FAD प्लस 2H+, यहाँ पे 2H+ निकलते हैं। और जो एनर्जी यहाँ पे 2H+ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में निकलता है, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलती है वो जाता है FES में। ठीक है, FADS2 deposits its electrons in the electron transport chain, but it does so via complex 2 bypassing complex 1 entirely। complex 2 में वो नहीं जाता, complex 2 में जाता है। तो जो FES क्या करते हैं, as a matter of fact FADS2 is a part of complex 2 as in enzyme that reduces this during the citric acid cycle। Unlike the other enzymes of the cycle, it's embedded in the inner mitochondrial membrane। तो ये तो आपको पता है। तो FADS2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है आयरन सल्फर प्रोटीन को विथ कॉम्प्लेक्स 2 जो कि प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स 2 में। उसके बाद ये FES क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है यूबिक्विनोन को। ठीक है, द सेम मोबाइल कैरियर दैट कलेक्ट्स इलेक्ट्रॉन फॉर कॉम्प्लेक्स 1, ये सेम यूबिक्विनोन है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था कॉम्प्लेक्स 1 से। ठीक है, नो प्रोटॉन्स। तो हमने पढ़ा कि FADS2 का जो एनर्जी लेवल है वो बहुत कम होता है, इसी वजह से वो इस एनर्जी को, यहाँ पे जो भी एनर्जी आता है वो इसको यूटिलाइज नहीं कर पाता, जिस वजह से यहाँ से कोई भी प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफर नहीं हो पाता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गया, हम यूबिक्विनोन के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स 3 से जाने से पहले हम स्टेप वाइज अलाइन करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यूबिक्विनोन को को एंजाइम क्यू बोलते हैं। ये एक लिक्विड सॉल्युबल कैरियर होता है, ये एंजाइम नहीं होता, एक प्रोटीन होता है को एंजाइम क्यू। इसका प्रॉपोज यही होता है कि ये इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है एंड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 2। ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 टू कॉम्प्लेक्स 3। एक लिंकर हिसाब से वो काम करता है। तो को एंजाइम क्यू एक रिएक्शन के अंडर वो जाता है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको सेमीक्विनोन बोलते हैं, और लेकिन जब वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो यूबिक्विनोन बोला जाता है। ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्यू साइकिल के माध्यम से एक्सेप्ट करता है। तो क्यू साइकिल क्या होता है हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे जब कॉम्प्लेक्स 3 पढ़ेंगे। तो दिस प्रोसेस रिसीव्स फर्दर इलेबोरेशन अंडर कॉम्प्लेक्स 3 का। ठीक है, तो इट कनेक्ट्स कॉम्प्लेक्स 1 एंड 2 को कॉम्प्लेक्स 3 के साथ वो कनेक्ट करता है। COQ इज केमिकली रिलेटेड टू विटामिन के। ये जो को एंजाइम है यूबिक्विनोन, ये विटामिन के एंड विटामिन ए के हिसाब से रिजेंबल करता है, उसी केमिकल के हिसाब से रिजेंबल करता है। एंड इज सिमिलर टू PQ जिसको प्लास्टोक्विनोन भी बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट के प्लास्टोक्विनोन के साथ भी वो रिजेंबल करता है। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स 3 जिसको साइटोक्रोम BC1 भी बोलते हैं, BC1 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, साइटोक्रोम रिडक्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें साइटोक्रोम बी, ये जो कॉम्प्लेक्स 3 होता है हमने पढ़ा था, इसमें साइटोक्रोम बी होता है, और बी 2 तरह की होता है। एक होता है साइटोक्रोम B566 एंड B560, ये 2 साइटोक्रोम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और एक 2FES 2 मॉलिक्यूल ऑफ फेरस सल्फर प्रोटीन होता है जिसको रेस्की सेंटर भी बोलते हैं। यहाँ पे को एंजाइम यूबिक्विनोन भी प्रेजेंट होते हैं एंड साइटोक्रोम C1 भी प्रेजेंट होता है। तो कॉम्प्लेक्स 3 में बहुत सारे चीजें प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स है। एक साइटोक्रोम इज ए प्रोटीन इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट दैट कंटेन्स ए हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप कंटेनिंग आयन्स। ठीक है, ये जो साइटोक्रोम प्रेजेंट होती है ये इसमें हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होती है जो कि आयरन प्रेजेंट करती है, मतलब आयरन इसमें पोजेस करती है। हीम ग्रुप्स अल्टरनेट बिटवीन फेरस Fe2 से Fe3+ को अल्टरनेट करती है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिकॉज साइटोक्रोम C कैन ओनली एक्सेप्ट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम। दिस प्रोसेस अकर्स इन 2 स्टेप्स। देखिए, कॉम्प्लेक्स 3 से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होती है यहाँ पे हो गया साइटोक्रोम C, ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो कि फर्दर इसको ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स B में। तो ये जो साइटोक्रोम C, ये
दो साइटोक्रोम सी प्रेजेंट होते हैं, और साइटोक्रोम सी का यही कैरेक्टरिस्टिक है, वो एक बार एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये साइकिल 2 बार रिपीट होती है ताकि साइटोक्रोम सी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाए। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इसको वो भेज सके कॉम्प्लेक्स 4 को। तो ये जो 2 बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करती है, इसको, ये जो साइकिल होती है, इसको बोलते हैं क्यू साइकिल। समझ में आ गया? तो क्यू साइकिल क्या होती है देखते हैं। तो यूबिक्विनन, यहाँ से हमने पढ़ा कि यूबिक्विनन क्या करती है। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका एफईएस से इलेक्ट्रॉन आ गया यूबिक्विनन तक। तो यूबिक्विनन यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है यूबी इंटू यूबिक्विनन एंड 2H प्लस ट्रांसफर टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, यहाँ पे जब ये यूबिक्विनन को ट्रांसफर हो जाती है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस को ट्रांसफर हो जाती है, और एक इलेक्ट्रॉन पास करती है यहाँ से। देखिए, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पास करती है एफईएस, जो फेरस सल्फर प्रोटीन होती है, वहां से। फेरस सल्फर प्रोटीन अपने इलेक्ट्रॉन को पास में नहीं रखता, वो इसको ट्रांसफर करता है साइटोक्रोम C1 को। ठीक है, और उसके बाद साइटोक्रोम C1 इसको ट्रांसफर करती है साइटोक्रोम C को। ये पहला साइकिल है, जिस साइकिल में हमने पढ़ा यूबिक्विनन एक इलेक्ट्रॉन वो एफईएस को देता है, और उसके बाद साइटोक्रोम C1 को देती है, और उसके बाद साइटोक्रोम C को देती है। द सेकेंड इलेक्ट्रॉन क्या होती है, ये पहला साइकिल चल रहा है स्टेप 1 में। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन क्या करती है, वो यहाँ पे पास साइटोक्रोम B1 को देती है। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B1 को देती है, और साइटोक्रोम B1 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होती है फिर से यूबिक्विनन तक। ठीक है, और यूबिक्विनन नाउ कन्वर्टेड इनटू सेमी क्विनन, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं किया है अभी तक, तो सेमी क्विनन बन गया। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेप स्टार्ट हो गया। सेकेंड स्टेप सेमी होगा, यूबिक्विनन विल कन्वर्ट इनटू यूबिक्विनन, और यहाँ पे फिर से एक बार 2 प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पास होगा। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन फेरस सल्फर प्रोटीन को जाएगा, उसके बाद C1 को जाएगा, उसके बाद साइटोक्रोम C को जाएगा। सेकेंड इलेक्ट्रॉन फिर से आएगा साइटोक्रोम B1 के पास, उसके बाद सेमी क्विनन बनेगा। ठीक है, एंड सेमी क्विनन नाउ कन्वर्टेड इनटू QH2। ठीक है, इट इज नाउ रेडी फॉर रिसाइकल। तो ये जब बन जाएगा सेमी क्विनन, तो उसके बाद ये फिर से सेमी क्विनन के साथ फिर यहाँ पे जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के पास आ जाएगा, ये कंप्लीट हो गया, यूबिक्विनन हो गया। तो ये जो यूबिक्विनन हो गया, ये रेडी हो गया फिर से रिसाइकल होने के लिए। तो कॉम्प्लेक्स 3 ऑल्सो रिलीजेस 4 प्रोटॉन्स इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस एट द एंड ऑफ फुल क्यू साइकिल। जब क्यू साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो लगभग हम 4 प्रोटॉन यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में फेंक चुके होते हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग टू द H प्लस कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट अब इंक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आयन आ गया, यहाँ पे फिर से 4 हाइड्रोजन आयन हो गया। ठीक है, तो क्या होता है, साइटोक्रोम C तो जो कि टोटल 2 नंबर पे प्रेजेंट होती है, देन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन्स 1 एट ए टाइम टू कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया अभी, तो 2 इलेक्ट्रॉन को अब ट्रांसफर करेगा कॉम्प्लेक्स 4 के पास। ठीक है, तो लास्ट जो ये है, लास्ट जो कॉम्प्लेक्स है हमारा है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ठीक है, इसको साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज बोलते हैं, इसको टर्मिनल ऑक्सीडेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये लास्ट फेज होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 टू साइटोक्रोम C डिलीवर्स इलेक्ट्रॉन्स टू द लास्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे साइटोक्रोम C से 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवेश करते हैं। दे आर द इलेक्ट्रॉन आर पास्ड थ्रू 2 मोर साइटोक्रोम। तो यहाँ पे 2 साइटोक्रोम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने कहा साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3। ठीक है, तो साइटोक्रोम C पास द इलेक्ट्रॉन टू कॉपर A। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होती है जिसके नाम है कॉपर A एंड कॉपर B। तो साइटोक्रोम C क्या करती है, यहाँ से कैसे कैसे ये कॉम्प्लेक्स 4 में कैसे काम करते हैं। देखिए, साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसका नाम हो गया साइटोक्रोम कॉपर A मॉलिक्यूल इसको एक्सेप्ट करता है, वो इस इलेक्ट्रॉन को। तो कॉपर इसको ट्रांसफर करता है साइटोक्रोम A को, तो साइटोक्रोम A इसको पास करता है कॉपर B तक,
और उसके बाद ये पहुंचता है साइटोक्रोम A3 तक। तो साइटोक्रोम A3 ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू हाफ O2। तो यहाँ से साइटोक्रोम A3 क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करती है जो कि मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल के पास। ठीक है, तो ऑक्सीजन स्प्लिटिंग ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यहाँ पे ऑक्सीजन हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन के साथ मिलके यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपका यूटिलाइज हो गया। तो जब टर्मिनल ऑक्सीडेज मतलब कॉम्प्लेक्स IV से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसी से हमारा ऑक्सीजन यूटिलाइज होकर वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। ठीक है, the heme group and the copper ion bind tightly to the oxygen molecule and hold it in place until it is fully reduced। ये जो कॉपर मॉलिक्यूल होते हैं एंड आयरन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ टाइटली बाउंड करके वाटर मॉलिक्यूल में हाईली रिड्यूस्ड होकर कंप्लीटली फुली रिड्यूस्ड होने में मदद करते हैं। द प्रोटॉन्स यूज्ड टू फॉर्म वाटर फ्रॉम द मैट्रिक्स कंट्रीब्यूटिंग टू द H+ ग्रेडियंट। तो जो भी प्रोटॉन्स जो भी यूज हुआ वाटर मॉलिक्यूल में जो निकला जो मैट्रिक्स में, ये हेल्प करता है H+ ग्रेडियंट को मतलब मेंटेन करने में हेल्प करता है और यहाँ से कॉम्प्लेक्स IV से प्रोटॉन को फिर से मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस तक निकलने में मदद करता है। तो इसी दौरान ये H+ आयन फिर से यहाँ पे चला जाता है, 4H+ आयन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अभी तक का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके, उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स आएगा जिसको कॉम्प्लेक्स 5 भी बोलते हैं, जिसको ATP सिंथेज बोलते हैं। लेकिन ATP सिंथेज में जो भी काम होता है उसको केमियोस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसको कभी कभी कॉम्प्लेक्स 5 का नाम भी दिया जाता है। ये जो ETC में जो भी प्रोटॉन ग्रेडियंट में जनरेट हुआ एनर्जी across the mitochondrial membrane to form ATP सिंथेस के द्वारा हमारा ATP जनरेट होती है। ये जो ATP होता है ना, देखिए इसका 2 पीस होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीस, एक हेड पीस होता है, एक बेस पीस होता है। ठीक है, हेड पीस एक्सटेंड टुवर्ड्स मैट्रिक्स, देखो सॉरी इसको हेड पीस बोलते हैं, इसको बेस पीस बोलते हैं। हेड पीस मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है और जो बेस होती है ये इंटरमेम्ब्रेन, ये क्या करते हैं स्टॉक टुवर्ड्स द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, मतलब ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल में प्रेजेंट होती है इसकी बेस, और ये ऊपर की तरफ इस तरह से खुला होता है। तो ATPase कंसिस्ट 2 कपलिंग फैक्टर्स जिसको बोलते हैं CFO एंड CF1। ये 2 कपलिंग फैक्टर वो इसमें प्रेजेंट होती है जो कि हेल्प करती है केमियोस्मोसिस में ATP सिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल फॉर्मेट में मैंने लिख दिया है कौन सी कंपोनेंट में इलेक्ट्रॉन सोर्स क्या क्या जाती है, कितने प्रोटॉन पंप होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या होती है और फाइनल रोल इसको क्या होती है, थोड़ा देख लेना। कॉम्प्लेक्स 1 जैसे में NADH सोर्स होती है, प्रोटॉन पंपिंग 4H+ आयन प्रोट करती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है यूबिक्विनन, कोएंजाइम क्यू मतलब यूबिक्विनन होती है, और फाइनल रोल होती है कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन जाकर ट्रांसफर होती है यूबिक्विनन तक। तो इसी तरह से ATP सिंथेस तक मैंने टेबल फॉर्मेट में इसको इजीली रिमेंबर के लिए डाल दिया है, थोड़ा देख लीजिएगा। तो उसके बाद ये जो लास्ट पार्ट है हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का, वो है केमियोस्मोसिस। इसको हम डिवाइड करते हैं केमी मतलब केमिकल या फिर आयंस, ऑस्मोसिस मतलब डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4 ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर प्रोटॉन पंप्स। ये 2-4 कॉम्प्लेक्स जो है उन्होंने काम किया प्रोटॉन को पंप करने के लिए, उनका काम यही था, जो कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के माध्यम से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट उन्होंने क्रिएट कर दिया। As electrons move energetically downhill, the complexes capture the released energy and use it to pump H+ ions from the matrix through the intermembrane space। ये हमने पढ़ लिया। This pumping forms an electrochemical gradient across the inner mitochondrial membrane. The gradient is sometimes called proton motive force, a form of stored energy। तो मतलब ये जो हमने पढ़ा ना कि इलेक्ट्रॉन केमिकल ग्रेडियंट एक स्टार्ट हो गया जहाँ पे मैट्रिक्स में जितने सारे प्रोटॉन्स थे वो चले गए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, H+ ions then move down their concentration gradient only with the help of channel proteins that form hydrophilic tunnels across the membrane। तो क्या होता है, ये यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा हो गया
और यहाँ पे एनर्जी लो हो गया, ठीक है। तो पॉजिटिव एनर्जी हमेशा नेगेटिव एनर्जी के तरफ आएगा तो ही ये न्यूट्रलाइज हो पाएगा, ठीक है। हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ ये खींचेगा। तो ये यहाँ पे काम करता है ये कॉम्प्लेक्स बी, जिसको एटीपी सिंथेटेज बोलते हैं, ठीक है। इसी कॉम्प्लेक्स के दौरान आज एटीपी सिंथेटेज टर्न्स इट कैटालाइजेस द एडिशन ऑफ ए फॉस्फेट टू एडीपी। तो यहाँ से प्रोटॉन क्या करेगा, यहाँ पे होते हुए नीचे तक आएगा, और नीचे जब आ जाएगा यहाँ पे एडीपी प्रेजेंट था, एडीपी फॉस्फेट के साथ मिलके यहाँ पे एटीपी कन्वर्ट हो जाता है, कैप्चरिंग एनर्जी फ्रॉम द प्रोटॉन ग्रेडियंट। और यहाँ पे जो एनर्जी यहाँ पे मूव करता है तो एनर्जी रिलीज होगा, इस प्रोटॉन ग्रेडियंट का एनर्जी यूटिलाइज करके एटीपी सिंथेसिस हो जाता है। दिस प्रोसेस इन व्हिच एनर्जी फ्रॉम ए प्रोटॉन ग्रेडियंट इज यूज्ड टू मेक एटीपी, इसी प्रोसेस को बोलते हैं केमी ऑस्मोसिस। मतलब आयन यहाँ पे डिफ्यूज होकर अक्रॉस द मेम्ब्रेन नीचे तक आ गया, और जो भी एनर्जी रिलीज हुआ यहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन हो गया। All the chemiosmosis account for over 80% of ATP made during glucose breakdown in cellular respiration. It's not unique to cellular respiration, ठीक है। It also involved in the light reaction of photosynthesis. Chemiosmosis और मतलब ये सारी चीज़ों भी photosynthesis में प्रेजेंट होता है, लेकिन 80% ऑफ ATP जनरेट होती है ड्यूरिंग ग्लूकोज ब्रेकडाउन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 1 NADH से हम एक एस्टिमेशन यहाँ पे करेंगे। केमियोस्मोसिस आपका समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कंप्लीट हो जाता है। तो हम अब देखेंगे अब एटीपी कैसे सिंथेसिस होता है। एक NADH, ठीक है, प्लस H+, यहाँ पे एक H+ वो प्रोटॉन रिलीज करता है, तो यहाँ पे 10H+ आयन ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, एक NADH मॉलिक्यूल से 10H+ आयन ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4H+, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 से जाता है, 4H+ कॉम्प्लेक्स 3 से जाता है, और 2H+ कॉम्प्लेक्स 4 से जाता है। तो यहाँ पे 1 से 4 प्रोटॉन ऊपर गया, फिर से आ गया आपका 4 प्रोटॉन यहाँ से, एक NADH यहाँ पे H NADH भाग के रिडक्स होके यहाँ पे NAD+ एंड H+ हो गया, और ये H+ ये ऊपर की तरफ गया 4H+, कॉम्प्लेक्स 3 में आ गया 2H+, 4H+ एंड कॉम्प्लेक्स 4 में आ गया 2H+, ठीक है। टोटल हो गया 4H+ ट्रांसपोर्ट हो गया। तो 4H+ में आपका 1 ATP जनरेट होता है, ठीक है। तो 10/4 में कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 2.5 ATP सिंथेसिस हो गया। उसी तरह से एक FADH2 से आपका 6H+ ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया 4H+ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से, और 2H+ कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से। तो अगर तो क्या हो गया, हमारा 4H+ से 1 ATP आता है, तो 6/4H+ से 1.5 ATP सिंथेसिस अप्रोक्सीमेटली होता है। तो इसी हिसाब से ATP प्रोडक्शन कितना होगा आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का फंक्शन क्या है, ठीक है। ओवरऑल व्हाट डज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डू फॉर द सेल, एक सेल के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या काम करता है। तो पहले तो रीजनरेट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर करता है वो, और मेक ए प्रोटॉन ग्रेडियंट। ये कैसे हुआ मैंने बहुत डिटेल्स में आपको समझाया। What would happen to the energy stored in the proton gradient if it were not used to synthesis ATP और डू अदर सेलुलर वर्क। मतलब ये है, आपके दिमाग में यह आ सकता है कि जो भी प्रोटॉन ग्रेडियंट के द्वारा एनर्जी स्टोर हुआ, प्रोटॉन जो मूवमेंट किया, प्रोटॉन की ग्रेडियंट बनी, और वहाँ पे जो भी एनर्जी स्टोर हुआ, अगर वो एटीपी सिंथेसिस के लिए यूज ना होगा तो क्या होगा ये, ठीक है। इट वुड बी रिलीज्ड एज हीट, अगर वो एटीपी सिंथेसिस नहीं किया तो ये हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत गुड़े ऐसे सेल्स होते हैं जो कि डेलिबरेटली इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज करते हैं फॉर हीट जनरेशन रादर देन एटीपी सिंथेसिस। तो वो एटीपी सिंथेसिस नहीं करते, हीट जनरेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल होता है हाइबरनेटिंग मैमल्स, जो कि बियर्स में प्रेजेंट होते हैं। उनमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनको बोलते हैं ब्राउन फैट सेल्स, ठीक है। इन द ब्राउन फैट सेल्स अनकपलिंग प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड एंड इंसर्टेड इनटू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये जो इसको कपलिंग प्रोटीन कहते हैं ना एटीपी सिंथेसिस को, तो ये अनकपलिंग प्रोटीन एक प्रेजेंट होती है वहां पे एटीपी सिंथेसिस के जगह, जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ये प्रोटीन क्या करते हैं, सिंपली चैनल्स दैट अलाउ प्रोटॉन्स टू पास फ्रॉम द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू द
मैट्रिक्स विदाउट ट्रैवलिंग थ्रू एटीपी सिंथेस। तो ये क्या करते हैं, इस प्रोटॉन ग्रेडियंट में जो भी प्रोटॉन्स होते हैं उनको एटीपी सिंथेसिस में कन्वर्ट मैंने प्रोवाइड ना करके वो अपने तरफ खींच लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन क्या करते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में आ जाते हैं, वो एटीपी सिंथेस को डाइवर्ट नहीं होते। तो क्या होता है, by providing an alternate route for protons to flow back into the matrix, the uncoupling proteins allow the energy of the gradient to be dissipated as heat। तो जिस वजह से यहाँ पे आपका मतलब ऑक्सीजन का यूटिलाइज होके वाटर नहीं बनता, एटीपी कन्वर्ट नहीं होता, ये हीट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो मामल्स होते हैं, हाइबरनेटिंग मामल्स बियर होते हैं, वो इतना ठंड को टॉलरेट कर पाते हैं। ये एक रीजन होता है, ठीक है। कितना कितना सुंदर होता है नेचर की ये जो नेचर की जो भी ब्लेसिंग दिया गया है बियर्स को या फिर उसी तरह की मामल्स को। दिस इज सो अमेजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कितना एटीपी यील्ड हुआ, मैक्सिमम 30 से 32 तक एटीपी यील्ड होती है पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। 2 एटीपी जनरेट होती है ग्लाइकोलिसिस से, 2 एटीपी साइट्रिक एसिड साइकिल से एटीपी या फिर जीटीपी फॉर्म में ये कन्वर्ट निकलती है। बैक रेस्ट ऑफ द थिंग जो होती है वो हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से निकलती है। तो मैक्सिमम एटीपी यील्ड फॉर ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज अराउंड 30 से 32 एटीपी। लेकिन रियल सेल में क्या होती है, द यील्ड ऑफ एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल वुड लाइकली टू बी इवन लोअर देन, मतलब रियल सेल में अगर आप कंप्लीटली एनालिसिस करो इतना नहीं निकल पाता, उससे कम निकलता है, क्योंकि सेल्स ऑफन यूज द प्रोटॉन ग्रेडियंट टू ट्रांसपोर्ट अदर मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू एटीपी और एडीपी। तो ये एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होने के लिए कभी कभी यूज नहीं होता, डिफरेंट अदर सेल्स को भी वो ट्रांसफर हो जाती है। एंड सम ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट्स एनर्जी में आल्सो बी लॉस्ट इफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज लीकी टू प्रोटॉन्स। अगर आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन थोड़ा लीकी होता है कुछ रीजन्स के वजह से, तो यहाँ पे भी प्रोटॉन्स लीक कर जाते हैं, कंप्लीटली उतना ही प्रोटॉन आकर इतना एटीपी यील्ड नहीं हो पाता, ठीक है। तो हमारा लास्ट स्लाइड में हम देखते हैं एक ओवरऑल कितना एटीपी प्रोड्यूस होता है। ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी प्रोडक्शन होती है, 2 NADH, और 2 NADH से हमने देखा लगभग 3 से 5 एटीपी जनरेट होती है। पायरुवेट ऑक्सीडेशन से 2 NADH निकलता है, जिससे हमारा 5 एटीपी यहाँ पे निकल आता है। फिर साइट्रिक एसिड साइकिल में हमने देखा 2 एटीपी या फिर जीटीपी फॉर्म में निकलता है डायरेक्ट एनर्जी, 6 NADH निकलता है जिसमें आपका 15 एटीपी लगभग आ जाता है, और 2 FADH2 जिसमें आपका 3 एटीपी निकल जाता है। तो आ गया आपका 1 FADH2 में हमने देखा 1.5 एटीपी आता है, तो 2 FADH2 में 3 एटीपी। तो इसको हिसाब करते हुए हमने पाया 30 से 32 लगभग एटीपी आपका निकलता है 1 ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन में, ठीक है। मतलब 1 एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को मिलाकर हमारे इतने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हो गया आपका कंप्लीट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो स्टे ट्यून्ड with my channel for the next video. Tata, bye and take care.